हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम फैक्टर्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने 5 टाइप उसके पढ़ लिए थे। किस तरह से वो टाइप थे और किस तरह से क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं वो हमने सभी देखे। फॉर्मूले वगैरह भी हमने उसमें देखे। तो आज हम बचे हुए 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो रह गए थे, पिछले लेक्चर में बताया था, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए। टाइप नंबर 6 है हमारा। टाइप 6 है हमारा। टाइप 6 है हमारा। टाइप 6 नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर और नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर। देखो क्या है ये, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर और साथ ही में हम देखेंगे नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। क्यूब फैक्टर्स मतलब अगर हमको कोई एग्जांपल दे रखा है ना, कोई भी नंबर दे रखा है और पूछा जाए कि उसके जितने भी फैक्टर्स बनेंगे उसमें से कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं और कितने फैक्टर्स परफेक्ट क्यूब हैं, तो चलो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जिस तरह से हम अभी तक के सारे टाइप पढ़ते हुए आए हैं, हमने सभी टाइप्स को एग्जाम्पल से समझा और एग्जाम्पल के बाद उसका एक फॉर्मूला बना लिया। तो ठीक ऐसे ही करते हैं। चलो वही हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 72। अभी तक तो बच्चों को पता भी चल गया होगा इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। जिनको नहीं पता देख लेते हैं। 8 9 जा 72, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। इस तरह से हमने बनाया था। ठीक है, पिछली वीडियोस जिन्होंने ध्यान से देखी होगी उनको पता होगा किस तरह से हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ते हैं इसको। अब देखो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये कुछ इस तरह से है। ये देखो 2 की पावर पहले 0 थी, फिर 2 की पावर 1 हुई, फिर 2 की पावर 2 होगी, फिर 2 की पावर 3 होगी। इस तरह से होगा। और जब हम बात करेंगे 3 की पावर 2, ये कैसे बनी भाई? 3 की पावर पहले 0 थी, फिर 3 की पावर 1 हुई, फिर 3 की पावर 2 हुई, है ना। अब हमको देखना है इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्या होती है? 1। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2 की पावर 2, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर आएंगे हमारे टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर आएंगे? नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आएंगे हमारे, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 1 2 3 4। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है और बाकी फिर फॉर्मूले से भी हम बताएंगे, है ना। देखना, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब अगर अब हमको निकालना है, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब ये किस तरह से देखेंगे हम? ये देखो इस तरह से देखेंगे। हमको देखना है यहाँ पर ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है, यहाँ पर एक ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है। ठीक है, एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है। तो नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब यहाँ पर आने वाला है 2। नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब यहाँ पर 2 आने वाला है। देखो तो परफेक्ट स्क्वायर तो हमने गिन लिए, 1 2 3 4, इस तरह से नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर गिन लिए और नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब हमने 2 बताया। ठीक है, तो एक तो हम इस तरह से गिन सकते हैं, है ना। स्क्वायर को तो हम इस तरह से गिन सकते हैं। जब हम क्यूब की बात करें कि भाई हमको क्यूब देखने हैं कितने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, वही हमारा तरीका। हमने पीछे लिखे थे 72 के जितने भी फैक्टर होंगे 12 के 12 फैक्टर एक बार हम लिख के देखेंगे
सारे 12 के 12 फैक्टर्स लिख के देखेंगे, वो यहाँ से 1 2 और चलते रहेंगे। हमारा लास्ट जो फैक्टर होगा इसका होगा 72। तो उसमें हमको देखने को मिलेगा कि हमारे 72 के सिर्फ और सिर्फ जो परफेक्ट क्यूब आ रहा है वो 2 ही हैं आएंगे, एक तो 1 और एक 8, बीच में 8 भी आएगा, ठीक है। तो ये 2 हमारे परफेक्ट क्यूब बनेंगे और हमारे परफेक्ट क्यूब नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर का हमने तरीका देखा है ना, और क्यूब का भी हम ऐसे करके देख सकते हैं। लेकिन अब मेन बात आती है फॉर्मूले की या ट्रिक की, जिससे हम सीख सकते हैं कि कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर या फिर परफेक्ट क्यूब बताएंगे। देखो क्या करना है, जब भी परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर क्यूब की बात आएगी हम पावर को देखेंगे, ठीक है, पावर को देखेंगे। देखो जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है उसमें नंबरों की जो पावर है उनको हम देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। अगर हमको नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं, परफेक्ट स्क्वायर को PS लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर अगर हमको निकालना है, हम क्या करेंगे, पावर को 2 से डिवाइड करेंगे। स्क्वायर चाहिए ना, स्क्वायर यानी कि 2 की पावर। तो ये जो पावर है दोनों पावरों को, इसको 2 से डिवाइड करेंगे एक बार। अब देखेंगे 2 की टेबल में 3 आता है या 3 से छोटा नंबर कब आता है, तो आएगा 3 1 जब 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 1 जाएगा। फिर हम अब इस पावर को लेंगे, इस पावर को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये भी 1 पर आएगा। अब डिवाइड करने पर जो नंबर आ रहा है उसमें हम +1 कर देंगे, +1, और इसमें भी +1। तो टोटल ये 2, यहाँ से 2 मिलेंगे हमको स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और यहाँ से 2 परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। यानी टोटल परफेक्ट स्क्वायर हमको मिलने वाले हैं 2 + 2 4, टोटल परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे हमको 4, ठीक है। इसी तरह से हम क्यूब भी निकाल सकते हैं, डिवाइड करके हम क्यूब भी निकाल सकते हैं। परफेक्ट क्यूब की जब हम बात करेंगे, देखो पावर को 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 से डिवाइड करेंगे और 3 1 जब 3 आएगा उसमें हम कर देंगे +1, ठीक है, +1 कर देंगे। और जब हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी परफेक्ट क्यूब की, तो इसके अंदर हमारे पास 2 तो आता ही नहीं है, 2 से छोटी टर्म आती है हमारे पास, है ना। हमेशा 3 के टेबल में 2 से छोटी टर्म आती है, तो 3 0 0 रहने देंगे इसको, है ना, ऐसे रहने देंगे हम। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 0, 3 0 0, क्योंकि 2 तो आता नहीं है, 2 से छोटा नंबर है 0, वो आता है। फिर जैसा कि हमने रूल पढ़ा कि +1 करना है हमको, तो यहाँ पर हम +1 कर देंगे, ठीक है। तो ये बना 2 और ये बना 1। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन नहीं था, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। प्लस का साइन नहीं है यहाँ पर, मल्टीप्लाई का साइन है। एक बार रूल वापस देख लेना, ये गलती से प्लस का साइन लग गया था। देखो इसमें क्या है, एक तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, और फिर हम यहाँ से बताएंगे, ट्रिक की मदद से मैंने बताया कैसे करना है। हमको पावर को डिवाइड करके देखना है ना। 3 की पावर को हमने डिवाइड करा 2 से, तो हमको देखना है कि 2 के टेबल में या तो 3 आ जाए या 3 से कोई छोटा नंबर आए, और कितनी बार में आ रहा है। तो 2 1 जा 2 आ रहा है, जो आंसर आ रहा है उसमें +1 कर देंगे, बन गया 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड करा तो 2 1 जा 2 आएगा, +1 कर देंगे, बन जाएगा 2। और ये जो 2 नंबर आ रहे हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख देंगे। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ रहा है, ये आंसर हमको बताएगा कितने नंबर ऑफ स्क्वायर इसके अंदर होंगे, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, 4। सही आ रहा है। अब हम परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, पावर 3 है, ठीक है। इस पावर को हमने डिवाइड करा 3 से, ठीक है, तो आया 1, +1 कर दिया, आया 2, ठीक। अब यहाँ पर पावर 2 है तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 0, +1 करेंगे तो 1 ही मिलने वाला। और 2 × 1 हमारा क्या होता है, 2 × 1 तो 2 ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब हैं वो 2 हैं, और टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो हैं इसके फैक्टर में वो हैं 4, ठीक है। तो ये समझ में आया। अभी हम 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। और देखते हैं इसमें एग्जांपल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, है ना, उससे और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 लेते हैं। अगर हमको डायरेक्टली ऐसे दे रखा है
ऐसे दे रखा है हमको, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 12, 3 रेज़ टू द पावर 11, इसमें हमको कोई फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही सिंपल करके दे रखा है। तो अब हम इसमें जब परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो जो मैंने मेथड बताया था, देखो इस तरह से लिखने वाला, इस तरह से लिखने वाला 0 + 1 ऐसे अगर जब हम लिखेंगे पूरा 11 तक तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी टाइम इसमें चला जाएगा लिखने में। तो इसलिए वो जो ट्रिक मैंने बताई है उसको हमको यूज़ करना है। ये जो मैंने अभी मेथड यहाँ पर बताया था वो बस एक बार समझाने के लिए था, अब उसको आपको याद नहीं रखना। जब भी आप रिवाइज करोगे तो इस मेथड से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इस मेथड पे स्टार लगा लेना, वो बस समझाने के लिए था, ठीक है। अब आगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से करेंगे, तो ये वाला तरीका तो हम नहीं लिखेंगे, है ना। तो चलो इस तरीके से हम करेंगे। हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर हमको निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर की जब हम बात करेंगे तो हमको क्या करना है, पावर को 2 से डिवाइड करनी है। पहले इसकी पावर को करेंगे फिर इसकी पावर को करेंगे, ठीक। तो 2 6 × 12 आएगा यहाँ पर, और +1 यानी बना 7। यहाँ पर 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 × 10 बनता है, 11 से छोटा 10 होता है। इसमें कर देंगे +1 आया 6, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 × 6, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 42। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो आएंगे वो आएंगे 42 इस केस में, ठीक है, वो 42 आएंगे हमारे पास। अब नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब करते हैं हम, यहाँ पर इस जगह करते हैं, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब करेंगे हम, ठीक है, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब करेंगे। और इसमें ध्यान रखना ये जो 2 नंबर आते हैं ना, हमको इसको ऐड नहीं करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इसी जगह पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ना, तभी ध्यान रखना। परफेक्ट क्यूब करते हैं, परफेक्ट क्यूब करेंगे तो परफेक्ट क्यूब में 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 × 12 और +1 कर देंगे, आएगा 5, है ना। 11 है, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 × 9 और 3 4 × 12, 12 तो इससे बड़ा होगा तो हम नहीं लेंगे 4, 3 3 × पे रुक जाएंगे, ठीक है, और +1 जिस तरह से इसका नियम है, नियम अनुसार +1 लगा देंगे हम, बनेगा 4, ठीक है। इन दोनों को हम इंटू करेंगे 5 × 4 20। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो आएंगे वो आएंगे 42 और नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब जो आएंगे वो आएंगे 20, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखेंगे, इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये नंबर है हमारा 21600, ठीक। अब इसमें हमको बताने हैं कितने नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, कितने नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब आएंगे। तो देखो इसके हमको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, है ना। तो जिनको पता लग रहा है देख करके वो फटाफट देख के निकाल लें, जिनको नहीं पता तो वो इस तरह से फैक्टराइज फॉर्म करके, फैक्टराइज फॉर्म हमने सिखाई थी इस तरह से, यहाँ से हम ऐसे डिवाइड करके ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यह आएगा, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होगी। मैंने डायरेक्ट निकाल दी, यहाँ पर निकाल के नहीं बताई पूरी, क्योंकि पिछली क्लासों में हम ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप खुद भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट लिखेंगे और अब डायरेक्ट हम करेंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर पहले हम बात करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की हम बात करते हैं। तो चलिए एक बार ट्राई करें, जैसे हमने सीखा 2 से डिवाइड करके हम देखेंगे, 2 से डिवाइड करके हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम। देखो पहले बात करते हैं यहाँ पर 5/2, 2 2 × 4 +1, ये हो गया 3। फिर इसकी सिर्फ पावर को देखना है, यहाँ पर पावर 3 है, 3 की पावर इसकी 3 की पावर 3 है तो 3 ले लिया, डिवाइड बाय 2, 3 1 × 3 +1 आ गया 2। यहाँ पर है 2, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 1 × 2 +1, ये आ गया 2। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 × 2 6 2 × 12, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो यहाँ पर आएंगे वो आएंगे 12,
है ना। अब परफेक्ट क्यूब की बात करते हैं, इधर हम परफेक्ट क्यूब लिखेंगे, है ना, परफेक्ट क्यूब लिखेंगे यहाँ पर हम परफेक्ट क्यूब लिखेंगे। तो चलिए एक बार आप सॉल्व करें इसको, परफेक्ट क्यूब वाले को। परफेक्ट क्यूब में क्या करना है, कुछ नहीं, बस 3 से डिवाइड करना है। 5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, क्योंकि 3 2 जा 6 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 पे नहीं जाएंगे। 3 1 जा 3 प्लस 1 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। फिर 3 है तो 3 1 जा 3 पूरा जाएगा, प्लस 1 2 आ जाएगा। फिर 2 है तो 2 तो आता नहीं है, तो 2 से छोटा 3 0 जा 0 प्लस 1, यहाँ पे आ गया 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 तो 4 आएगा आंसर, 4 आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पता चल गए 12 और नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब पता चल गए 4, ठीक है, इस नंबर के। अभी एक और नंबर लेते हैं अपन, एक और नंबर लेते हैं, ये आप ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 720। इसमें हमको बताने नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में तोड़ेंगे हम, है ना। 8 9 जा 72 और इंटू 5 2 जा 10, इस तरह से होता है। और हम इसको इस तरह से लिख लें, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 2, है ना। तो टोटल इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और यहाँ पर 5। अब बताओ फटाफट से, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो क्या करना होगा। परफेक्ट स्क्वायर अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी हम सभी को। परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो पहले इस पावर को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 3 आ जाएगा, है ना। और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 5 है, 5 को 2 से 5 की पावर, तो 1 मिनट, 5 नहीं है, पावर तो 1 है वहाँ पर, है ना, पावर 1 है, तो ये गलती मत करना, पावर 1 है, 1 है। तो 2 0 जा 0 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे इतने आएंगे। फिर हम यहीं पर परफेक्ट क्यूब की बात करें, अगर परफेक्ट क्यूब की बात करें यहीं पर, है ना, तो परफेक्ट क्यूब कितने आएंगे, 4 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 1, ये आ गया 2, 2 को 3 से डिवाइड करा, 3 0 जा 0 प्लस 1, ये आ गया 1, और ये 1 को करा 3 से डिवाइड प्लस 1, ये आ गया। तो 2 1 जा 2 इंटू 1, तो 2 रहने वाला है, 2 रहने वाला, ठीक है। तो हमने देखा किस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में 2 से डिवाइड करना है, परफेक्ट क्यूब में 3 से डिवाइड करना है। 4 क्वेश्चन हमने अच्छे से करके देख लिए इस पर, तो अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो गई होगी। अब आप इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं हम। चलो अब टाइप 7 पढ़ेंगे अपन, टाइप 7 पढ़ेंगे, यहाँ पर अपन मिटा देते हैं और टाइप 7 से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। भाई अभी तक हमने नंबर ऑफ फैक्टर देख लिया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर देख लिया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर देख लिया, तो हमको अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी देख लेना चाहिए, है ना। यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर के, उन सभी फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब उन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर क्या आएगा, है ना। तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला बताएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना होगा तो हम डायरेक्टली वैसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जितने भी फैक्टर हैं हम उनको एक एक करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये तो आप भी समझ गए होंगे, है ना। नंबर ऑफ नहीं, नंबर ऑफ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ नहीं आएगा, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आएगा, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, है ना। यानी फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें भी हम एग्जांपल से समझते हैं। 72 है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। अब बोल रहा है 72 के जितने भी फैक्टर होंगे अगर हम उन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है। तो देखो इसके लिए सीधा सा एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, देखो ये है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू जो भी नंबर होगा उसकी पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, ये होगा इसका फॉर्मूला।
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। हम चाहे तो इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले टाइप में हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ही पढ़ा है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पढ़ा है। हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर हमको निकालना है तो नंबर की पावर ये रेस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2। जैसे ये एग्जांपल हमने लिया, ये एग्जांपल अभी हमने लिया, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर POF लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो नंबर क्या है 72 खुद है 72, इसकी पावर क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हमने देखा था, पावर को +1 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे आगे वाली पावर से भी, उसको भी +1 करके। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3, 4 3 12, तो 12/2 आएगा कितना 6। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आएंगे 72 की पावर 6, 72 की पावर 6। देखो अब एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, 36 देखते हैं। देखो 36 एग्जांपल 2 यहाँ पर ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 36, तो 6 6 36 यही होता है। और 6 कैसे 2 × 3, 2 × 3, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर हमको निकालने हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो ये कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास कितने होंगे, 3 × 3 9 होंगे ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास कितने होंगे, 9 होंगे। और जब हमको यहां पर निकालना होगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जब हमको निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। नंबर हमारा क्या है 36, इसकी पावर रेस कर देंगे 9 डिवाइडेड बाय 2, जैसा फॉर्मूला था वैसा हमने रेस कर दिया 9 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो कई बार क्या होता है, ऑप्शन में डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा होता, ऑप्शन में इसको सिंप्लीफाई करके लिखा होगा। देखो कुछ इस तरह से लिखा होगा 6 की पावर 2 9/2, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना, 6 6 36, 6 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो 6 की पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, कई बच्चों को पता चल गया होगा कि 2 से 2 हमने क्यों काटा। जिनको नहीं पता वो एक बार ध्यान से सुने, पहले भी मैंने बताया था कि पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है ना। जैसे देखो 6 की पावर 2 है, इंटू है, जैसे ऊपर इसके ऊपर पावर लगी हुई है 3, तो पावर के ऊपर पावर लगी हुई है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 × 3, है ना। तो यही यहाँ पर हुआ, यहाँ पर 6 की पावर 2 थी और उसके ऊपर पावर लगी हुई थी 9/2, तो हमने क्या करा, ऐसे करा हमने, 2 × 9/2 हो गया, तो फिर ये कट गया, तो 6 की पावर 9 आंसर आ गया। तो इतने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बनेंगे इसके, ठीक है, इतने फैक्टर्स बनेंगे इसके, है ना, इतने इसके फैक्टर्स टोटल बनेंगे। तो ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली 6 की पावर 9 भी लिख सकते हैं, ये है ना। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से लिख लेंगे, है ना, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से लिख लेंगे। तो नोट डाउन करो, और इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो गया। अभी आगे वाला टॉपिक देखेंगे, इसको नोट डाउन करो जब तक। चलिए अब आगे देखते हैं अपन, ठीक है, अब आगे देखते हैं। मतलब ये जो चैप्टर था हमारा फैक्टर्स वाला, ये इसी टाइप के साथ पूरा ख़त्म हो चुका है ना। अब अपन एक नया टॉपिक देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर, नया टॉपिक देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और हर बार एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर बार इसमें से कुछ ना कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो देखो क्या होगा ये टॉपिक, सोचो जरा, कौन सा टॉपिक अब हम लेने वाले हैं, सोचो। ये एक टॉपिक हमने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको AP कहते हैं, ठीक है, हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं इसको। तो हम लिख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको कहते हैं समानांतर श्रेणी। हाँ,
देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपको एपी याद नहीं है तो भी हम बिल्कुल बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक जाएंगे। छोटे लेवल से इसके सारे क्वेश्चन करेंगे एपी के, क्या होती है एपी समझेंगे, और लास्ट तक, इस लेक्चर के लास्ट तक आपका लेवल इतना बढ़ चुका होगा कि आप कंपटीशन के क्वेश्चन पहचान जाएंगे कि ये क्वेश्चन एपी से होगा या नहीं होगा। ठीक है, और फॉर्मूले सारे बताते हैं। देखो पहले समझो समानांतर श्रेणी क्या होती है, नाम से पता चल रहा है समानांतर मतलब ऐसी श्रेणी, ऐसी एक सीरीज, ऐसी एक श्रृंखला जिसमें जिनके अंदर संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान है, समान है, समान। ठीक है, मतलब ऐसी सीरीज जिसके अंदर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक, देखें हम देखते हैं। देखो पहले हमने ले लिया 2, 5, 8, 11, 14, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हर बार हमारे एग्जाम में, है ना, पूछा जाता है बताओ अब यहाँ पर क्या आएगा, या फिर ये एक नंबर मिटा हुआ है, पूछ लेंगे यहाँ पर बॉक्स के अंदर क्या आएगा, है ना। तब हमको पहचानना होता है कि वो एपी बन रही है या जीपी बन रही है। ठीक, जीपी क्या होती है वो भी हम आगे देखेंगे, अभी हम एपी से समझते हैं। ठीक, एपी क्या कहती है, समानांतर श्रेणी क्या कहती है कि हर दो कंजिक्यूटिव टर्म्स, कंजिक्यूटिव टर्म मतलब आजू बाजू वाली, पड़ोसियों, ये दो पड़ोसी हो गए ना, ये इसका पड़ोसी, ये इसका पड़ोसी, तो जो दो आसपास की जो टर्म्स है, कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, ये दो पड़ोसी हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा समान होगा, वो हमेशा सेम रहेगा, वो हमेशा कॉमन रहेगा। देखो इसका और इसका डिफरेंस 3 है, इसका और इसका डिफरेंस 3 है, इसका और इसका डिफरेंस है ना 3, और इसका और इसका डिफरेंस 3 है। तो इसी तरह से आगे चलता रहेगा। कोई यहाँ से आपसे पूछ ले बताओ यहाँ पर क्या आएगा, बताओ, बता देंगे हम, 3 जोड़ देंगे ना, 17। ठीक, कोई पूछ लेगा कि ये नहीं बताना, ये नहीं बताना, ये नहीं बताना, इसी सीरीज के आगे चलकर 15वें नंबर पर क्या आने वाला है, तो वो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन कि कोई सीरीज दे दी जाए, 1, 2, 3, 4 नंबर आपको दे दिए जाए, है ना, वहां से आप डी निकाल सकते हो, और आपसे पूछा जाए कि इसके 15वें नंबर पर या 27वें नंबर पर क्या आएगा। ठीक है, या फिर बोला जाए ये एक एपी है, ये एक समानांतर श्रेणी है, और इसके अंदर यहाँ से लेकर के एंड 20वें नंबर तक, मतलब ये 20 तक चलते रहेगी, इन सभी का सम क्या होगा, इन सभी का टोटल क्या होगा, जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो क्या हम ऐसे लिखने वाले हैं 20 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म लिख दी, ऐसी और 3, 3, 3, 3 जोड़ के हम 20 तक तो नहीं लिखेंगे, है ना। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उसका हम यूज़ करेंगे। तो पहले हमने देखा कि इन सभी नंबरों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है, 3, 3, 3। तो जो दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से लिखते हैं, यानी जब भी हम इसके फॉर्मूले करेंगे तो फॉर्मूले में इसको हम डी से लिखेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी। तो इस एपी के अंदर डी क्या है हमारा, इस एपी के अंदर हमारा डी है 3, है ना। एक और बात, जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी एपी की, फर्स्ट टर्म, पहली संख्या, पहला नंबर एपी का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूले में ए से। यहाँ पर हमारा ए क्या है, यहाँ पर हमारा ए क्या है 2। ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसकी कोई 10वां नंबर बताओ, इस एपी का 10वां नंबर बताओ, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे A10, फॉर्मूले में A10। कोई पूछ ले 15वां नंबर बताओ, A15। कोई पूछ ले 17th टर्म बताओ, A17 लिखेंगे, है ना। लेकिन जनरल फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे वो nth टर्म के लिए डिराइव करेंगे, यानी हम AN का फॉर्मूला बता देते हैं आपको, AN का फॉर्मूला बता देंगे, है ना। और आपको उसमें कोई भी वैल्यू हो, n की वैल्यू चाहे 1 रखो, 5 रखो, 15 रखो, 50 रखो, 100 रखो, जो भी रखो वो फॉर्मूला उसमें सही बैठेगा। तो ठीक है, अब ये तो हमको समझ में आया। अब हम फॉर्मूले देखते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब हम फॉर्मूले देखेंगे। देखो यहाँ पर हम फॉर्मूले लिख लेते हैं आराम से, एपी के सारे फॉर्मूले जो हमारे काम में आने वाले हैं। देखो nth टर्म का जो फॉर्मूला है, यानी nth टर्म बताओ, यानी कि 15वीं टर्म,
17वीं टर्म है या 20वीं टर्म, 20th टर्म, ये कैसे बताएंगे? एक फॉर्मूला है इसका, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d, ठीक है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। हमको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। a हमारी AP की फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। d हमारी AP का कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ये फर्स्ट टर्म, इसको भी साथ में लिख लेना, ठीक है। और n क्या है? n वो टर्म है जो हमको निकालनी है। अगर इस AP की बात करें, इस AP में हमको बोला जाए इस AP की 7th टर्म निकालो, 7th टर्म, उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम। देखो क्या करेंगे, A7, n की जगह बस 7 पुट करना है ना, और बाकी हमको दिख ही रहा है, a पता है हमको, A2 है, प्लस n की जगह 7 - 1 पुट कर दिया हमने, जैसा फॉर्मूला है। d की जगह जो है वो हमको पुट करना है 2 + 6 × 3, 6 3 = 18 + 2 20, ठीक है। तो 7th टर्म जो होने वाली है इसकी 20 होगी, ठीक। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, है ना। अब एक और फॉर्मूला लिखेंगे, an निकालने का एक और फॉर्मूला, वो होगा Sn + Sn-1, ठीक। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, Sn + Sn-1। अगर हमको बोला जाए कि nth टर्म निकालो, है ना, और हमको a नहीं गिवन हो, d भी नहीं गिवन हो, क्वेश्चन में, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा a और d हमको नहीं पता, तो क्या हम नहीं निकालेंगे? निकालेंगे, ये वाले चीज़ें से निकालेंगे, Sn और Sn-1 से निकालेंगे। अब S क्या है? S है सम ऑफ n टर्म्स तक का सम, ठीक है। और n-1 क्या है? n-1 टर्म तक का सम। देखो कैसे समझते हैं इसको, अगर वही हमसे पूछ लिया जाए, यहाँ से 4th टर्म पूछ ली जाए, A4 पूछ लिया जाए, है ना, A4 पूछ लिया जाए, और हमको दे दिया जाए यहाँ से लेकर के 4 टर्म्स तक का सम, इन सब का सम दे दिया जाए, यानी कि S4 दे दिया जाए हमको, S4। तो चलो एक बार हम निकाल के देखते हैं S4 क्या है ना। S4 कितना होगा, इन सबको जोड़ेंगे, 11 + 18 19, 19 + 5 19 + 5 24, 24 + 2 26, तो ये होगा हमारा 26। और Sn-1 यानी 4 में से एक गया, S3 हमारा क्या होगा? 3 तक का सम, 3 तक का सम, ठीक है। 2 और 5 7, 7 और 8 15, ठीक है। इस तरह से होने वाला है, ये शायद इस तरह से होने वाला है ना, इस तरह से होने वाला। देखो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर गलत लिखा है, ये Sn-1 होगा, है ना, Sn-1 होगा, ये इस तरह से होगा, है ना। अब हमने 4 टर्म्स का सम निकाल लिया, ये हो गया हमारा 19, 19 और 5 हमारे कितने होंगे? 24, 26। फिर हम यहाँ से चालू करेंगे, 8 और 5 हमारा कितना होगा? 13, और ये 2 हो गया 15, 15 हो गया, 15 हो गया। और हमको 4th टर्म निकालनी है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 4th टर्म का क्या फॉर्मूला है? S4 - Sn-1 यानी 26 - 15, कितना आएगा यहाँ पर? 26 में से जब 15 जाएंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा, यानी कि 4th टर्म 1 2 3 4, 4th टर्म 11 आ गई, 11 आ गई, यानी ये फॉर्मूला भी सही है। ये फॉर्मूला तब हमको यूज़ करना है जब हमको A नहीं गिवन हो, D नहीं गिवन हो, सिर्फ ये दोनों चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, तब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक। और आगे अभी सम के फॉर्मूले देखते हैं, पहले इतना नोट करो, एग्जाम्पल चाहो तो नोट कर लो। देखो अभी हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP की बात करेंगे, है ना। ये जो सम है इसका फॉर्मूला देखेंगे हम, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये देखेंगे। पहले ये देखा हमने फॉर्मूला, अब ये देखेंगे n टर्म्स का सम क्या होगा। देखो Sn जो होगा n/2 2a + n-1d, ठीक है। इस तरह से होगा। अगर हमसे सम पूछ लिया जाएगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसे इसको अप्लाई करना है ये भी हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, है ना। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, सम का एक और फॉर्मूला होता है जिससे हम सम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब हमको AP की लास्ट टर्म दे रखी हो। AP की लास्ट टर्म हमको दे रखी हो, L जो है लास्ट टर्म है AP की, L जो है वो AP की लास्ट टर्म है। देखो A क्या है? फर्स्ट टर्म, D क्या है? कॉमन डिफरेंस,
है ना। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को क्या लिखेंगे हम, Sn। ये जो फॉर्मूले में हम एक एक टर्म लिख रहे हैं ना, उस टर्म का नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं, वो हमको याद होना चाहिए, तभी हम आराम से इसको लगा पाएंगे। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, तो इसको भी लिख लिया होगा आपने, लिख लो यहाँ तो साइड में लिख लो, L इज इक्वल टू लास्ट टर्म ऑफ AP, याद रहेगा। ठीक, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दे दिया इस तरह से, और ये दो फॉर्मूले हमको यहाँ पर मिल गए, है ना। ये नोट करो। अभी कुछ पहले ना, अपन सबसे पहले कुछ फॉर्मूले देखेंगे सिर्फ, है ना, कुछ सिर्फ फॉर्मूले देखेंगे। अभी हमने देखा एक दो फॉर्मूले और बताने रह गए, फिर बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे, एक के बाद एक क्वेश्चन करेंगे, जिसके साथ आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत होती जाएगी और कॉन्सेप्ट पे पकड़ भी आपकी बनती जाएगी। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम देखते हैं आगे। देखो, दो चीजें हमने देखी, अभी और देखते हैं, यहाँ पर और देखते हैं। देखो, अब हमसे तीसरी चीज, पहला हमने वो फॉर्मूले देखा, दूसरे ये फॉर्मूले देखे दोनों, है ना। ये दो फॉर्मूले देखे हमने, एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना। अब हम देखेंगे अगर हमको AP में कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हमको बोलेंगे कि कोई आप मन से अज्यूम कर लो 3 टर्म्स, AP की कोई 3 टर्म्स अपने मन से अज्यूम कर लो। अज्यूम मतलब अपने आप से कोई 3 टर्म्स सोच लो। तो हम क्या सोचेंगे, हम ये 3 टर्म्स सोचेंगे। देखो, अगर 3 टर्म्स ऑफ AP, है ना, यानी कि अगर हमको बोला जाए कि अज्यूम करनी है 3 टर्म्स ऑफ द AP, अज्यूम करनी है 3 टर्म्स ऑफ द AP, तो हम क्या अज्यूम करेंगे। देखो, A प्लस D और यहाँ पर A माइनस D, इस तरह से हम अज्यूम करेंगे। ठीक, क्वेश्चंस करने में आसानी होगी अगर इस तरह से अज्यूम करेंगे तो। अभी देखो नेक्स्ट, अज्यूम अगर हमको अब बोल दिया जाए 4 टर्म्स ऑफ AP। देखो, 3 का करना सीख गए हम, 4 अगर हमको बोला जाए तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। 4 अगर हमको बोला जाएगा तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो, ऐसे करेंगे, A प्लस D से A प्लस 3D, यहाँ पर A माइनस D और A माइनस 3D, इस तरह से हम इसको करेंगे। A माइनस 3D इस तरह से करेंगे, है ना। यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, घबराने की बात नहीं है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर 2D हो गया, यहाँ पर 2D हो गया, यहाँ पर भी 2D हो गया। ये कैलकुलेशन में थोड़ा सिंपल रहता है इसको करने से। ठीक, अब कोई बच्चा बोलेगा कि अज्यूम 5 टर्म्स बोल दिया जाए, 5 टर्म्स अज्यूम करनी हो तो क्या करना है, कुछ नहीं, 3 टर्म तो है, यहाँ पर 2D कर दो, यहाँ पर 2D कर दो, 5 टर्म्स हो जाएगा। ठीक, 5 टर्म्स हो जाएगा। यहाँ पर 4 की जगह 6 टर्म्स बोला जाए तो यहाँ पर और ऐड कर देंगे, यहाँ पर एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से है ये, है ना, इस तरह से है। तो ये अभी तक हमने लिखे सारे, ये जो बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं सारे ये फॉर्मूले हैं हमारे AP के। अब हम बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे, तो अब आप जल्दी से फॉर्मूलों को उतार लें। अब हम क्वेश्चन से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, है ना। फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे, और ये गारंटी है कि अगर इस चैप्टर में, इस लेक्चर को आपने अच्छे से अटेंड कर लिया तो इस चैप्टर में कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना सॉल्व हो पाए इस चैप्टर से, क्योंकि हमने आराम से सारे फॉर्मूले देखे, 3-4 फॉर्मूले जो भी थे। अब हम आराम से सारे क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के। तो ध्यान से आप क्वेश्चन साथ के साथ करते रहना, और फिर जब ये लेक्चर पूरा हो जाएगा, यानी जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का APGP से रिलेटेड क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो बड़े आराम से आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब इस चैप्टर में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो पूरे सफिशिएंट है हर टाइप के कंपटीशन एग्जाम के लिए, सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा आपको कहीं और मटेरियल से देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, चलो हम चेक करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कई बच्चों ने तो कर भी दिया होगा, अभी तक स्टार्ट कर दिया होगा करना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs,
ठीक है, इनमें से कौन कौन सी एपी बना रही है हमको चेक करना है। तो एपी बनाने का एपी क्या होती है, डिफरेंस सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। चलो हम देखते हैं यहाँ से आंसर देखते हैं फर्स्ट का। हमको क्या करना है, ऐसे जब भी एग्जाम में, पहली बात तो इतने छोटे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन जब भी अगर ऐसा दे दिया जाए क्वेश्चन तो हमको कैसे चेक करना होगा, हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे हमेशा। a2 माइनस a1 करेंगे हम, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, है ना, फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, है ना, और फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे। मतलब स्टार्टिंग की 2 या 3 टर्म्स हम माइनस करके देखेंगे। अगर डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है तीनों टर्म्स के अंदर तो हम कहेंगे कि हाँ ये एपी बनाती है। और अगर पहली इस टर्म का कुछ और इस टर्म का कुछ और, पहली 2 टर्म्स का डिफरेंस जो है, पहली 2 बार का जो डिफरेंस जो आ रहा है वही अगर मैच नहीं करेगा, तब हमको आगे करने की, तीसरे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तभी हम कह सकते हैं कि ये एपी नहीं बनाएगी। देखो 4 माइनस 2 कितना बचा 2, और यहाँ पर 8 माइनस 4 कितना बच रहा है 4। तो यहीं से हम बता पा रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। लेकिन जब हमने एपी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, हमने देखा था एपी की डेफिनेशन में कि हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होने वाला है वो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, मतलब ये सेम नहीं है, इसका मतलब एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो हम इस पर कैंसिल कर सकते हैं, ये तो नहीं है एपी। अब चलो सेकंड पे चलते हैं हम। ठीक है, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना है। ठीक, देखो 5/2 में से हमको 5/2 में से 2 को माइनस करना है। पहले ये देखते हैं, एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, है ना, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, ये बन जाएगा 4, तो ये आएगा 1/2। अब हम आगे वाली टर्म को देखेंगे, 3 माइनस 5/2, फिर से एलसीएम लेंगे, 6 माइनस 5, यह आएगा 1/2। 2 तक अगर सेम आ रहा है तो हम डायरेक्टली टिक नहीं करेंगे, एक बार और हमारा फर्ज बनता है कि हम एक और टर्म को चेक करके देखें। देखो 7/2 माइनस 3, तो ये आएगा, डिनोमिनेटर 2 आ जाएगा, और 6, ये 1/2। अब हम करेंगे कि हाँ ये एपी बनाएगी, ठीक है, ये एपी बनाएगी। अभी एक और देखते हैं हम, नेक्स्ट बारी बारी से करते जाएंगे, हम बारी बारी से क्वेश्चंस करते जाएंगे। चलो थर्ड आप अपने आप ट्राई करके देखो फटाफट से, जब तक मैं मिटा रहा हूँ। थर्ड ट्राई करके देखें, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे हम। देखो यहाँ पर करते हैं थर्ड वाला, -3.2 में से माइनस करेंगे हम -1.2। अभी देखो ये कॉन्सेप्ट वापस समझा देता हूँ। ठीक, अगर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर है ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। पहले भी मैंने बताया था, जो बच्चे रेगुलरली ध्यान से क्लास देख रहे हैं उनको मालूम होगा, है ना। -3.2 प्लस 1.2, तो कितना आने वाला है, प्लस माइनस यानी माइनस होगा, है ना। तो 3/2 में से 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगने वाला है, तो ये आगे इधर आगे चेक करके देखेंगे हम, है ना। -5.2 माइनस 3.2, तो -5.2 प्लस 3.2, तो ये भी माइनस का 2 आ रहा है। अब आगे देखो, वैसे तो आगे करना चाहिए लेकिन हम अपना दिमाग भी यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्टली चेक करके देख सकते हैं कि यहाँ से देखने में पता चल रहा है -2 बढ़ रहा है, तो ये एपी बनेगी। ठीक, बनेगी। ठीक है, एग्जाम में टाइम बचाना है हमको। देखो अब इसको चेक करते हैं, ट्राई करो आप साथ के साथ। 3 + √2 - 3 कितना बचा, √2 बचा, है ना। अब इन दोनों टर्म्स का देखेंगे, 3 + 2√2 - 3 + √2। अभी देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस है ना। 2√2 है, 2√2 में से 1 √2 निकल जाएगा। देखो 2 में से 1 √2 निकल गया, तो 1 √2 बचा, यानी सिर्फ और सिर्फ √2 बचा। यानी पहले 3 + 0√2 था, फिर 1 √2 हुआ, फिर 2 √2 हुआ, यानी बढ़ते जा रही, यानी एपी है। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। फिफ्थ पे सेकंड टर्म क्या है, -6, माइनस क्या करेंगे 10 को, है ना। तो ये क्या बनने वाला है, -6 + 10, यानी कि आंसर आएगा 4 यहाँ पर। अब इन दोनों को माइनस करके देखते हैं। -2 माइनस में करेंगे -6 को, है ना, तो -2 प्लस का 6 आएगा, यानी कि आंसर आने वाला है 4। ठीक है, अब हम देखें कि हर बार 4 ऐड होते जा रहा है, तो क्या यहाँ पे भी 4 ऐड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, तो ये भी एपी बनाएगी। ठीक, चेक कर लिया हमने।
सिक्स्थ क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट से, ये जल्दी करेंगे ये वाले क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। देखो 2a में से a निकाला, 2a में से a निकाला, a बचेगा। 3a में से 2a निकाल दिया हमने, 3a में से 2a निकाल दिया, a बच रहा है। हर बार a बढ़ रहा है तो यानी कि ये AP बनाएगी, ये AP बनाएगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेवन्थ के ऊपर, सेवन्थ के ऊपर आ जाते हैं, है ना। सेवन्थ यहाँ पर करके देखते हैं। देखो सेकंड टर्म क्या है, √8 माइनस √2, तो क्या आएगा, √6 लिखेंगे हम, बोलो नहीं लिखेंगे। जो भी बच्चे ऐसा आज तक करते आए हैं वो भी गलती को सुधार लें, ऐसी गलती कभी नहीं करनी। √8 में से √2 ऐसे डायरेक्टली माइनस नहीं होगा, हमको अंदर जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करनी होगी, ठीक है, ठीक है, सिंप्लीफाई करनी होगी। देखो √8 को हम इस तरह से, 8 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 को 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, है ना, और माइनस √2 होगा। तो 2 की पावर 2 है तो ये रूट से बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, 2 √2 बनेगी यहाँ पर, माइनस का √2, तो 2 √2 में से 1 √2 जा रहा है तो कितना बच रहा है, 1 √2 बच रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, √18 माइनस √8, ठीक है, तो √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 2 18 लिखते हैं, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और √8 को तो अभी हमने लिखा ही है, माइनस 2 √2 लिखा ही है हमने, है ना, तो यहाँ से 3 बाहर आएगा, 3 √2 माइनस का 2 √2, 3 √2 में से 2 √2 निकलेंगे तो 1 √2 बचेगा, 1 √2 बचेगा, 1 √2 बचेगा। अब 2 मैंने करके बताए, तीसरा आप अपने आप चेक करो, अपने आप चेक करो एक बार, 32 और इसको माइनस करके देखो एक बार, जल्दी करो, एक बार करके देखो क्या ये √2 आ रहा है, देखिए एक बार ट्राई करके, आएगा ना ये √2। भाई इसको कैसे लिखेंगे हम, 16 इंटू 2 लिख देंगे, 16 2 जो 32, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो ऐसे बाहर आएगा 4 √2, और ये माइनस 3 √2, तो √2 मिलने वाला है हमको, तो ये भी हम टिक कर देंगे इसको, ठीक है। तो अभी तक हमने देखे सिर्फ ये AP नहीं बन रही, बाकी सारी AP बन रही है ना, बाकी सारी AP बन रही है। तो नोट डाउन करो इसको, आगे के क्वेश्चन करते हैं अपन, नोट डाउन करें इसको फटाफट। चलिए ये 2 नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने लिखे हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, बाकी ये दूसरा हमने आगे के क्वेश्चन लिखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक, 3rd क्वेश्चन है, ठीक है, 3rd क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दूसरा है ये, ठीक है, दूसरा है क्या कह रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k सच दैट 2/3 k 5/8 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। कॉन्जिक्यूटिव मतलब पड़ोसी, पड़ोसी बोल रहा है, ये जो तीनों हैं नंबर, ये एक AP के तीनों पड़ोसी नंबर है, एक दूसरे के आसपास हैं ये, ठीक है। तो k की वैल्यू बताओ, और खुद ने बोल दिया ये AP बना रहा है, ये AP बनाएगा, खुद ने बोल दिया इसने, ठीक है, यानी कि ये 2/3 k और 5/8 ये एक AP बना रहा है ना। अगर ये AP बना रहा है, अगर ये AP है तो k की वैल्यू बताओ, k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ये हमको बताना है। अगर ये AP है तो k की वैल्यू क्या होगी, 2-3 ऑप्शन हमको दे रखे होंगे एग्जाम में, है ना, और हमको एक सिलेक्ट करना होता है, ये तो हमको मालूम है। तो हम किस तरह से करेंगे इसको, देखो हमको मालूम है AP जो होता है उसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, यानी इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा वही इसका और इसका डिफरेंस आने वाला है ना। तो हम डिफरेंस निकालते हैं पहला, देखो पहले डिफरेंस निकालते हैं, आगे वाली टर्म में से पीछे वाले को माइनस करें या पीछे वाले में से आगे को करें, जो हमने पैटर्न अपनाया वही चलने देंगे एंड तक, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, k माइनस 2/3, और डिफरेंस तो ये भी होगा 5/8 माइनस के, ये भी तो डिफरेंस होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये AP बना रहा है
तो कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं। हम ऐसे लिख दें दोनों को जोड़ करके लिख दें दोनों को, k माइनस 2/3 बराबर है 5/8 माइनस k के, लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ठीक, अब देखो इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करना हमको आना चाहिए, हमने बचपन में सीखा होगा सॉल्व करना, है ना। ये माइनस का k है, यहाँ पर माइनस हो रहा है ना, यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा k प्लस k, है ना। और ये माइनस का 2/3 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। 5/8 प्लस 2/3, इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से ये बन जाएगी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं, 2k यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम लेंगे 24। अब 8 24 कैसे बनेगा? जब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 3 है, ये 24 कैसे बना? जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 8, है ना। अब हम वैल्यू लिखते हैं, 5 3 = 15 प्लस 16/24, यह है 2k चल रहा है अभी। देखो इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 2k चल रहा है। 15 और 16 कितने होते हैं? 31। 15 और 16 31 होंगे, 31/24, है ना, 31/24। तो अभी बताओ k की वैल्यू क्या आएगी? k की वैल्यू, अरे बहुत सिंपल है, अब तो बस 2 को डिवाइड करना है यहाँ से, 31/24 × 2, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 24 × 2 होने वाला है, यानी कि 31/48। ऑप्शन में ये दिखेगा, इस पर हमको टिक कर देना, 31/48, यही हमारा आंसर है इसका, ठीक है। तो चलो नोट कर लो इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम। देखो सोचो इसको क्या करना है इसमें, एक हिंट दे देता हूँ। एक हिंट ये है कि इसके अंदर nth टर्म वाला फॉर्मूला लगेगा, nth टर्म वाला, an = a + n-1 d, an = a + n-d वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा इस क्वेश्चन में, 3rd क्वेश्चन में। हमको बोला मिसिंग टर्म फाइंड करना है। अगर ये एक AP बना रहा है तो इसके बीच में यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये हमको बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? देखो आ जाओ, कम ऑन। फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, 2 है, ये डैश है और ये है 26, है ना। तो अगर 2 टर्म्स हमको दे रखी होती और तीसरा डैश होता तो हम निकाल लेते भाई पहले और दूसरे का डिफरेंस, वही हम तीसरे में जोड़ देते, लेकिन इतने सिंपल तो आएंगे नहीं क्वेश्चन। हमको बताना है कि अगर ये AP बन रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड टर्म में क्या आएगा, है ना। तो ये हम an वाले फॉर्मूले की मदद से बताएंगे। हमने an वाला फॉर्मूला पढ़ा था, an = a + n-1 d, और मैंने अच्छे से सारी टर्म्स लिखवाई थी। a को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, d को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, n क्या होती है हमारी, nth टर्म। तो यहाँ पर कितनी टर्म दे रखी है AP के अंदर, देखो 1 2 3 टर्म दे रखी है AP में, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और an हमको दे रखा है, an भी तो हमको दे रखा है, an है 26, an है 26, ये है हमारा an, तो यहाँ पे लिख देंगे 26। a की वैल्यू यानी पहली टर्म की वैल्यू वो भी दे रखी है 2, n हमको दे रखा है 3, तो 3 - 1 d, यानी कि 26 = 2 + 2d, है ना। अब यहाँ से अगर हमने d निकाल लिया और d को इसमें जोड़ दिया तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, बस यही करना है, 24/2। अब ये तो समझ में आया ना, माइनस करा और इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी 12। 12 को 2 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। चेक कर लेते हैं क्या हमने सही करा, 14 में फिर से 12 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, है ना। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है, हमने देखा ये सारे ना सेम टाइप से होंगे, सारे इसी फॉर्मूले से होंगे, इसी फॉर्मूले से हमारे ये तीनों होंगे। पहला मैंने करके बताया, दूसरा और तीसरा आप ट्राई करो, इसी फॉर्मूले से होंगे, ठीक है। एक बार ट्राई करो, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म नहीं मालूम हमको, और हमको an पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है ना। तो हम यहाँ पर 2 इक्वेशंस बनाएंगे। ये जो फॉर्मूला है ये 2 बार लगेगा हमारा, देखिए कैसे, ये जो फॉर्मूला है हमारा
देखो 2 बार कैसे लगेगा पहले बता देता हूँ। पहले हम an को a2 मानेंगे, सेकंड टर्म मानेंगे, सेकंड टर्म के लिए ले लेंगे, फिर a4 मानेंगे, 4 के लिए ले लेंगे। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमारे को वैल्यू मिल जाएगी। एक बार देखो ट्राई करके, देखो करते हैं अपन। यहां पर हम ट्राई करके देखते हैं। देखें, थर्ड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं अब हम। पहला हमको नहीं पता, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ पता है ना। क्या क्या पता है हम वो पहले लिख लेते हैं। n पता है हमको कितनी टर्म होने वाली है। देखो n ना हम पहले 2 ले लेंगे और फिर बाद में 4 ले लेंगे, ताकि an एक बार हमको 13 मिल जाएगा, एक बार हमको 3 मिल जाएगा, है ना। यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि अगर ये AP है और ये 13 है और आगे चल के 3 है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो आएगा d जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ये समझ में आया, ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, हमको इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। पहले हम ले लेते हैं, हम मानते हैं कि हमारे पास AP के अंदर सिर्फ 2 टर्म्स हैं। पीछे को भूल जाओ, अभी 2 टर्म्स हैं AP के अंदर। n ले लिया 2, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d फॉर्मूला लगाएंगे। an यानी लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म, सेकेंड टर्म 13 है। a हमको पता नहीं है, n हमको मालूम है 2 माइनस 1, d भी हमको पता नहीं है, तो ये बन गया 13 इज इक्वल टू a प्लस d, ये बन गया। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब आओ, अब हम क्या करेंगे, n को मान लेते हैं 4, n को मान लेते हैं 4, है ना। तो अब क्या होगा, a4 इज इक्वल्स टू, यानी a4 क्या है, a4 तो गिवन है हमको, a4 लिखने की जरूरत नहीं है, a4 गिवन है, a4 है 3, है ना। इसकी जगह हम 3 लिख लेते हैं, इसकी जगह हम 3 लिख लेंगे। 3 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, वही फॉर्मूला। a पता नहीं है, n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ गया, और d हमको पता नहीं है, तो ये क्वेश्चन बन गई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई सेकंड। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से सीखना, 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन है ये, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड। जब भी कभी भी हमको 2 इक्वेशन मिल जाए मैथ्स के अंदर और उनको सॉल्व करना हो, दोनों के अंदर 2 वेरिएबल हैं। देखो इसके अंदर a और b 2 वेरिएबल है, इसके अंदर a और b 2 वेरिएबल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, a प्लस d इक्वल टू 13 ऐसे लिखेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 ऐसे लिखेंगे। डायरेक्टली माइनस कर देंगे, इसको सीधा सीधा माइनस कर देंगे। अब देखो माइनस अभी तो हमने सीधा सीधा कर दिया, है ना। कई बार क्या होता है, ये हमने माइनस क्यों करा, क्योंकि ये a और ये जो सीधे सीधे से कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। या फिर हम ये ऐसे बताएं कि a का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम है। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के आगे आने वाला नंबर कोफिशिएंट होता है। देखो यहाँ पर देखो, मैं बताता हूँ, 2x 3y, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या है 1। तो हम 2 इक्वेशन को तभी माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं, यानी तभी हम 2 इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जब उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो। देखो यहाँ पर a है, a का कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो हम इसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको सेम बनाना होगा, सेम हमको बनाना होगा। ठीक है, तो चलो अभी तो सेम है, तो देखते हैं कैसे माइनस होगा। डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, ये a में से a गया माइनस, यहाँ पर भी माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन, है ना। दोनों में से किसी, जैसे नीचे वाली इक्वेशन है, इसमें हमने माइनस का साइन लगा दिया, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, यानी माइनस मल्टीप्लाई हो गया ना पूरी इक्वेशन से। अब देखो d माइनस 3d इक्वल टू 10, 13 में से 3 गए 10, है ना। d में से 3d यानी कि माइनस का 2d 10, तो d आएगा माइनस का 5, माइनस का 5। तो मिल गया हमको, मैंने बोला था d हमको माइनस में मिलेगा, d माइनस में मिलेगा, है ना। d माइनस का 5 मिल गया। अब हम d को यहाँ पुट कर दें तो हमको a मिल जाएगा। फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं, देखो 13 a, d की जगह क्या लिख दें हम, माइनस का 5। अभी देखो ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 13 प्लस 5 यानी कि 18, 18। तो यहाँ लिख दें हम
18, पहली वैल्यू आएगी 18, 18, ठीक है। अब 18 में से 5 गए 13, 13 में से फिर 5 जाएंगे, डिफरेंस तो हमको मिल गया ना, 13 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 8, 8 में से 5 गएंगे 3, तो मिल गया आराम से, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। रब कर दें इसको, है ना, आपने देख लिया होगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन अब एक बार आप ट्राई करके देखें, बहुत सिंपल है थर्ड वाला भी। फॉर्मूला तीनों के अंदर सेम लग रहा है, an वाला, बस हमको देखना है कि किस तरह से उसको लगाना है। कई बार एक बार लगेगा, कई बार 2 बार लगेगा। चलो देखते हैं अब इसको, थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो थर्ड है ना, हमको a गिवन है, हमको an गिवन है 9 1/2। 9 1/2 को सिंपलीफाई कर ले हम, ये मिक्स फ्रैक्शन है, हमने पढ़ा था ना मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो इम्प्रॉपर ही बनेगा, देखो 9 2 जा 18 + 1 19, 19/2। ये कौन सा है, प्रॉपर इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर, ऊपर वाला बड़ा होता है तो इम्प्रॉपर। अब an वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो बार बार मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला ताकि आपको याद हो जाए, a + n - 1d, है ना। an क्या है 19/2, 19/2 यानी 19/2। a क्या है 5, n कितने हैं 1 2 3 4, 4 है n, तो 4 - 1 3, डायरेक्ट लिख लें 3 × d। d हमको नहीं मालूम, d हमको नहीं मालूम, तो अगर d निकाल लिया, यहाँ पे d जोड़ जोड़ करके ये दोनों टर्म निकाल लेंगे, तो d ही निकालना है हमको, d ही निकालना है। 19/2, ये प्लस में यहाँ पर इधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा 3d। एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिया हमने। 19 - 10 = 3d, ठीक है। 19 में से 10 गए, बचेंगे 9, 9/2 3d। अब ये 3 है, मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइड होगा, यानी कैंसिल होगा, डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, 3 3 जा 9, तो d जो हमारे पास आएगा, d जो आएगा वो आएगा 3/2, 3/2। हाँ हमको 3/2 मिल गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस का आ रहा है यानी हर बार 3/2 जोड़ते जाएंगे। देखो 5 में हमने 3/2 जोड़ा, पहली टर्म 5 है, इसमें 3/2 जोड़ा हमने, 3/2 जोड़ा, देखो क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे 2, 10 + 3 13/2, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 13/2, ठीक। आगे जोड़ते हैं, 13/2 में फिर 3/2 जोड़ेंगे, 13/2 में फिर 3/2 जोड़ेंगे, तो अब ये क्या बन गया 15/2। इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, है ना, इसको डायरेक्टली इसलिए ऐड कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम सेम है, यहाँ पर एलसीएम सेम नहीं था इसलिए हमने एलसीएम लिया, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा 15/2, ठीक है। और इसी तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी पूरा देख लिया, 15/2 आया। देखो नोट डाउन करो इसको, 15/2 में अगर हम फिर से 3/2 प्लस करेंगे तो हमको 19/2 हमारी लास्ट टर्म मिल जाएगी, इसको नोट करो। नोट करा आपने इसको, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है जो हमने अभी करे, उसी फॉर्मूले से होगा ये क्वेश्चन भी। क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एक एपी दे रखी है हमको, ये इसकी टर्म्स दे रखी 4, तो इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी, ये हमसे पूछा है, ठीक है। इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी, ठीक। तो ये उसी फॉर्मूले से होगा, कौन सा फॉर्मूला, जो अभी हमने देखा था, an = a + n - 1d,
अब देखो a हमको गिवन है तो हम डायरेक्टली लिख लें इसको, और an भी हमको गिवन है, an तो दे दिया हमको 78, बस n पूछा है इसमें हमसे, ठीक। तो सारी वैल्यूज डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे और एक बार में आंसर आ जाएगा। देखो an हो गया 78, a हो गया 3, n तो हमको निकालना है तो n ऐसा कैसा रहेगा। अब d देखेंगे, d क्या है, पहले से दे रखा है AP है तो हमको मालूम है डिफरेंस सेम ही होगा। 8 - 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, तो d आ गया 5, है ना। अब बस n निकालना है, सॉल्व करेंगे। 78 में से 3 गए, बच्चा 75, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये है n-1 हमारा चल रहा है यहाँ पर, इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, 15 बचेगा, और n की वैल्यू यहाँ से जब हम निकालेंगे 15 + 1 यानी कि आंसर आने वाला है 16, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने 3-4 क्वेश्चन देखे AP के, ठीक। AP के सारे फॉर्मूले जो हैं वो हमने देख लिए, और स्टार्टिंग का ये जो फॉर्मूला हमने देखा था AN वाला, इसके बेसिस पे हमने 3-4 क्वेश्चन टोटल करे अभी आज के लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, सम वाले के ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ही हम GP भी पढ़ेंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके भी फॉर्मूले करेंगे और उसके क्वेश्चन देखेंगे। और फाइनली जो एग्ज़ाम में हमारे आए हुए हैं, पिछले साल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने हमारा जो पिछले वीडियो में हमने जो देखा था फैक्टर्स वाला टॉपिक चल रहा था, उसका टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7 देखा सबसे पहले, ठीक। और उसके बाद हमने AP स्टार्ट करी, और AP के अंदर हमने AP के सारे फॉर्मूले देखे, सारी टर्म समझी, और 4 क्वेश्चन उसके ऊपर करे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।